आईसीआई मॉड्यूल दिखाने के लिए। देखो ये चैप्टर कहाँ से चालू हुआ था, यहाँ से होता है चालू, है ना। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, देख लो ताकि पता लगे कि मैंने क्या क्या पढ़ा है क्या क्या नहीं पढ़ा है अभी। देखो भाई, तो सबसे पहले मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको मीनिंग बताया था प्रोडक्शन का। क्या बताया था? मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सुनना, कुछ लाइंस आएंगी बीच में जो मेरे नोट्स में भी हैं, तो याद रखिएगा। प्रोडक्शन का मीनिंग बताया था मैंने आपको। ठीक है, प्रोडक्शन की डेफिनेशन बताई थी आपको। ठीक है, फिर एक और लाइन कई बार क्वेश्चन में आ जाती है। क्या क्वेश्चन में आई हुई है एक लाइन? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। ये क्वेश्चन में आया लाइन कि अकॉर्डिंग टू, भाई 3-4 स्टेटमेंट्स थी, उसमें से बोला फाइंड आउट द राइट स्टेटमेंट, तो ये राइट है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। मैन क्रिएट नहीं कर सकता मैटर, मैन सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। संगल सही है। जंगल में लकड़ी जो है, जंगल में लकड़ी तो भगवान देता है, नेचुरल रिसोर्सेज है, हम उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो वाली चीज है ना। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस इंसान क्रिएटर नहीं है, इंसान सिर्फ क्या है? ऐड कर सकता है, यूटिलिटी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सही है, उसको उसमें सेटिस्फेक्शन डाल सकता है। क्रिएट तो भगवान करने वाला ही है। सर मैं आया तो ये लाइन मत भूलना, ठीक है, करेक्ट है लाइन। एक और लाइन बता रहा हूं बेटा, ढंग से सुनो। थ्योरी ये क्वेश्चन में आती है। अकॉर्डिंग टू जेम्स बेट्स एंड जे.आर. पार्किंसन, दो आदमी हैं बेटा, गेट बंद कर लो एक बार। ये दो आदमी हैं, इन्होंने कुछ बोला है, तो सुन लो जरा इन्होंने क्या कहा है। इनकी तो सुननी चाहिए इकोनॉमिक्स में। हाँ भाई, जेम्स बेट्स और जे.आर. पार्किंसन क्या कह रहे हैं भैया? ये कहा तो बहुत कुछ है, कैसे याद करेंगे वो बता रहा हूं। इन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू देम, बेटा बातें नहीं है, मैं बाहर निकालूंगा क्योंकि देना, मैं सही बता रहा हूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे बाहर निकाल दूंगा पूरे कोर्स के लिए। हाँ भाई, फिर अंदर भी नहीं लूंगा, पूरी क्लास में याद रखना। प्रोडक्शन क्या होता है? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द रिसोर्सेज इनटू फिनिश गुड्स। देखो पहले तो गोला बनाओ, अरे अभी आपको कुछ नहीं करना, ये सब लिखा हुआ है नोट्स में, तो बस ये याद रखो। दो आदमी है, उन्होंने कुछ प्रोडक्शन की डेफिनेशन दी थी। क्या कहा था इन्होंने? वो सुन लो, शॉर्ट में याद रखेंगे क्योंकि पूरी लिख के थोड़ी आनी है, पहचाननी है, तो कुछ गोले बना के कीवर्ड्स याद रखो। क्या बोला? ये जेम्स बेट्स और जे.आर. पार्किंसन है, इन्होंने क्या कहा कि प्रोडक्शन क्या होती है? एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब सिस्टमैटिक, कि पहले आइडिया आता है हमको कोई भी बिजनेस में, फिर हम रिसोर्सेज को लाते हैं, है ना, अरेंज करते हैं रिसोर्सेज, फिर हम बिजनेस चालू करते हैं, इनपुट्स लाते हैं, सिस्टम तो चलता है ना। तो प्रोडक्शन क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? वी ट्रांसफॉर्म द रिसोर्सेज इनटू फिनिश गुड्स। सही है, पहचान लोगे ये चीज। अच्छा, एक और लाइन जो याद रखने की है वो क्या? ये क्यों करते हैं हम? प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्यों करता है? क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है तुम्हारा, क्यों कर रहे हो भाई प्रोडक्शन? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन इज टू, सबको पता है गोल तो क्या है? क्या के लिए करते हैं? पैसों के लिए। ऐसे लेकिन बोलना नहीं होता ना। तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पैसों के लिए आया हूं? नहीं, समाज के लिए। टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ, टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ सच गुड्स, क्योंकि ऐसे गुड्स की डिमांड क्रिएट हुई है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे आया हूँ। समझ में आई कि मेरी बात? पैसे की वजह से नहीं हुआ, समझे? तो मैं ऐसे क्या समझा है, तो समझे प्रोडक्शन क्या होता है। क्या बोले इन्होंने क्या कहा? दो बातें याद रखनी है। प्रोडक्शन क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होता है जिसमें हम रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं फिनिश गुड्स में, ये तो पहली बात। दूसरी बात, क्या ऑब्जेक्टिव होता है ये करने का, इसके पीछे हमारा? द ऑब्जेक्टिव इज टू सेटिस्फाई द डिमांड, क्योंकि डिमांड क्रिएट हुई है तो उसे सेटिस्फाई करना ही है। मैंने एक लाइन हमेशा बोली है और आगे भी बोलता रहूंगा, डिमांड क्रिएट्स सप्लाई, सप्लाई नेवर क्रिएट्स डिमांड। अगर कोई चीज की होगी ना तो डेफिनेटली उसकी सप्लाई होगी ही होगी। और आपको आज एक और बात बताता हूं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी बताऊंगा। अगर आप चाहते हो देश में लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो तो सर क्या फॉर्मूला है, कैसे होगी लॉन्ग टर्म ग्रोथ? सिंपल सी चीज है, देश में क्या बढ़ते रहनी चाहिए? डिमांड। अगर डिमांड बढ़ती रहेगी ना, इट्स अ गुड थिंग। डिमांड बढ़ना कभी भी बुरा नहीं होता है। खूब डिमांड बढ़ेगी तो खूब सप्लाई अपने आप होगी, क्योंकि डिमांड क्रिएट्स। समझ में आई मेरी बात? याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लाइन याद रखना। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? प्रोडक्शन की डेफिनेशन। प्रोडक्शन क्या होता है? क्रिएशन और एडिशन ऑफ
यूटिलिटी, जब आप कोई भी चीज के अंदर यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो या यूटिलिटी ऐड कर रहे हो, उसको उसमें किसी की वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, कोई गुड्स बना के या कोई सर्विस देके, उसे हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। यूटिलिटी कितने प्रकार की होती है? 4। कौन कौन सी बताई थी? फॉर्म यूटिलिटी, जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म को बदल देते हैं। फिर क्या बताई थी? प्लेस यूटिलिटी। फिर क्या बताई थी? टाइम यूटिलिटी। फिर क्या बताई थी? पर्सनल यूटिलिटी। सही है। यू आर मेकिंग द गुड्स अवेलेबल ड्यूरिंग ऑफ सीजन, जब वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती है ना। एक और बताया था, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, टीचर, ये क्वेश्चन आता है। डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ऑडिटर, ये सब क्या होती हैं? पर्सनल यूटिलिटी कहते हैं इसको, सर्विस यूटिलिटी। जब आप अपनी एनर्जी किसी को दे रहे हो, किसके बदले? पैसों के बदले। अपने मेंटल एक्सर्शन दे रहे हो किसी को, फिजिकल एक्सर्शन दे रहे हो, किस लिए? अपने पैसे कमाने के लिए। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? पर्सनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है सर, बीच की फालतू बातें हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद क्या टॉपिक आ जाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से होते हैं। मेन तो यही होते हैं सर, 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, और बस ये नहीं पढ़ा है कि इनके फीचर्स क्या होते हैं, विच इज अ टॉपिक। ठीक है। तो लैंड है, देखो मैंने कहा था ना, लैंड वो नहीं होता जो तुम जानते हो। लैंड को डिटेल में पढ़ना है। कितने सारे फीचर्स हैं? 7। ठीक है, तो इसका मैं आपको वीडियो दे दूंगा। लेबर, लेबर पढ़ाने को पढ़ा सकता हूँ, 6 महीने होने चाहिए मेरे पास। फिर अब है नहीं ना 6 महीने। जब 6 महीने थे तो क्लास में पढ़ाता था, 6 महीने थे तो क्लास में क्वेश्चंस कराता था, टाइम भी तो 6 महीने था। अब काम ज़्यादा और टाइम कम, क्या करें। लेकिन जरूरत तो आपको बता दूंगा कि बहुत आसान टॉपिक होता है, फर्जी होता है, फनी होता है, बस ईयरफोन लगा लेना। ठीक है, घर वालों के सामने मत देखना, नहीं तो कल से भेजेंगे नहीं। हाँ भाई। तो लेबर, हाँ भाई, लेबर क्या होता है? लेबर वो नहीं होता जो तुम जानते हो। तुम जो जानते हो वो लेबरर होता है, लेबर अलग होता है। ठीक है, लेबरर क्या देता है? लेबर। तो खैर वो जो भी होता है वो ये मैंने पढ़ाया हुआ है इसके अंदर। तो लेबर के भी फीचर्स होते हैं कितने? 10, जिनमें से एक मैंने बता दिया था तुमको। लेबर का सप्लाई कब कैसा होता है? लास्ट पॉइंट है इसका, चेक कर लो। अब बताओ, वो बताती क्या तुमको लेबर के बारे में बात कभी? फिर इसलिए बोल रहा हूँ, लेबर वो नहीं होता जो आप जानते हो, लेबर वो है जो मैं पढ़ाऊंगा। कैपिटल क्या होता है? वो नहीं होता। तो कैपिटल के बारे में भी, टाइप्स ऑफ कैपिटल एक टॉपिक है, बहुत सारे टाइप की होती है कैपिटल। ठीक है, एक होता है टॉपिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन ये सुना तो तुमने भी है, स्कूल में भी है, उसमें इको में सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ, कई चीजें होती है, सुना बहुत बार होगा ये, लेकिन इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्लियर नहीं होता है लोगों को। ठीक है, तो वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है यहाँ पे कि ये क्या होता है। थ्योरी टॉपिक से बेटा ये सब, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार भी ये नहीं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर चौथा फैक्टर क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के 3 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है। कई बातें हैं जो मैंने बताई है इसमें। ठीक है, सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? चलो ये पहचान जाओगे तुम, नाम। द ट्रू फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशन। इनोवेशन करना उसका मेन फंक्शन होता है। ये बात किसने बोली? स्कम्प्टर। स्कम्प्टर नाम कहाँ आया था? बिजनेस साइकिल में। वहां पे भी उसने क्या बोला था? इनोवेशन थ्योरी से क्या होता है? बिजनेस साइकिल्स होते हैं। बताया था ना मैंने, 2 बार आएगा नाम, आ गया दूसरी बार। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ें हैं बेटा, मैंने सारी बताई हुई है। तो बस ये, लेकिन बहुत आसान टॉपिक है, इसके लिए मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से आप डेली 2-2 देख लेना, 2 दिन में खत्म। एक दिन लैंड और लेबर देख लिया, एक दिन कैपिटल और ये देख लिया, फिनिश हो जाएगा। ईजी टॉपिक है, मेन टॉपिक मैंने पढ़ाई दिया। अच्छा, एक और टॉपिक होता है, इसको बोलते हैं, जैसे बीएसटी में था, बीएसटी सबने पढ़ी हुई है ना तुमने। बीएसटी में याद करो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 याद है? मैनेजमेंट वाला, नीली किताब का पहला चैप्टर। उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्कूल के अंदर। एक होता है, आराम से यार, वो भी उधर भी क्लास चली, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? एसपीजी, सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ। याद आ गया क्या? आगे आगे याद आया? तो बेटा जैसे वहां 3 होते थे ना, ऐसे ही आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में 3 नहीं होते, आजकल 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। भाई पहले के जमाने में याद करो, सिर्फ क्या सोचते थे बिजनेस का? एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, क्या? लेकिन सर असली में आज के जमाने में ऐसा मत सोचना आप, नहीं तो बिजनेस आपका बढ़ नहीं पाएगा जीवन में। भाई अगर आप सिर्फ प्रॉफिट सोचोगे ना, तो लॉन्ग टर्म नहीं है तुम्हारा अप्रोच। फिर सोचो, आज है, थोड़े समय तक चलेगा, डूब जाएगा, बंद होने वाला है फिर। सही है, देखो बड़ी बड़ी कंपनीज तभी चल सकती हैं अगर आप ये 5 चीजों पे ध्यान दोगे। तो तुमने अगर सिर्फ खुद का मुनाफा देखा, बोलो बाकी जब सब जाए ऐसे कराने हैं,
देश बोला बाहर में जाए, मेरा कोई मतलब नहीं है, बोला अपने एम्प्लॉयज बोला बाहर में जाए, मेरा क्या है। अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो आपका लॉन्ग टर्म तो नहीं चलेगा जीवन, सही है। तो याद रखिएगा, कंपनी तभी लंबे समय तक चलती है, तभी उसकी अच्छी ब्रांड वैल्यू, गुडविल, इमेज बनती है, तभी वो लॉन्ग टाइम तक 30-30 साल, 50-50 साल चलेगी, जब आप ये पांचों चीजों पे ध्यान दोगे। पांचों चीजें कौन सी हैं सर? सुनना, दो नाम एक्स्ट्रा आ जाएंगे यहाँ पे। तो सर आपको देश के लिए भी करना पड़ेगा, याद है, आत्मनिर्भर भारत, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करनी पड़ेगी, है ना। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स मतलब अपने एम्प्लॉयज, इस बार क्वेश्चन आया है इसका, फिर बता दूं, आप लोग अच्छे से सुन रहे हो ना, कान खुल रहे हैं ना सबके, इस बार क्वेश्चन आया है इसमें से, और पहली बार आया है, ये भी बता दूं, पहली बार आया है। लेकिन आप खोल के देख लेना मेरे सारे वीडियोस, 2021 में भी पढ़ाया हुआ टॉपिक है मेरा ये। मैं हमेशा पढ़ा कि मैंने क्या बोला था उस दिन आपको, मैं हमेशा आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करा के चलता हूं कि क्या बुरे से बुरा हो सकता है। तो जब होता ही नहीं नॉर्मली, वो पहली बार आया यहाँ से क्वेश्चन, जबकि मैं हर साल 2018 से हमेशा पढ़ाता हूँ, पहली बार क्वेश्चन आया है। लेकिन अपन उस दिन के लिए वेट थोड़ी करेंगे कि बोले यार जब आएगा तब देखेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अपन हमेशा प्रिपरेशन फुल रखेंगे, ठीक है, हाईएस्ट पे रखेंगे। इस बार क्वेश्चन आया ह्यूमन पे, अभी आया है इसी अटेम्प्ट में, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन जब समय कम हो तब इन पे क्लास में डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर ये आप उससे देख सकते हो आप आराम से, बहुत आसान टॉपिक है। सोशल ऑब्जेक्टिव समाज के लिए है ना, इकोनॉमिक प्रॉफिट को बोलते हैं, और ऑर्गेनिक मतलब, क्यों आजकल ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल चल रहा है सर? क्योंकि इसी से हम क्या कर पाएंगे, ज्यादा जी पाएंगे लॉन्ग टर्म। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म चलना है तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। तो ये मैंने पढ़ाया हुआ टॉपिक है, थ्योरी वाला है। अब आप समझो इतनी चीजें हैं, इसके बाद चालू होता है असली चैप्टर, तो जहां से मैंने स्टार्ट किया था, क्या नाम है उसका, टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन, याद आया? अरे याद आया, प्रोडक्शन फंक्शन। उसके अंदर बताया था मैंने क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन। इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल, सही है क्या? और फिर उसमें सैमुअलसन ने एक बात और जोड़ दी, कंजर ने, क्या बोला उसने, द मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम, ठीक है। क्या होता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद मिनिमम गिवन इनपुट्स, कम से कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्राप्त करना क्या कहलाता है, प्रोडक्शन। ऐसा कौन बोला? मैं नहीं बोला, कौन बोला? सैमुअलसन बोला। बात नहीं। हाँ भाई, फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, मेन कौन से होते हैं, दो, कौन कौन से, Q इक्वल्स टू एफ एल एंड के। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को क्या फर्क बनाता है, डिफरेंस? सर शॉर्ट रन में ये जो के है ये क्या रहता है, फिर शॉर्ट रन लॉन्ग रन का डिफरेंस पढ़ाया था मैंने आपको। उसके बाद दो कुत्तों की कहानी पढ़ाई थी, दो कुत्ते, क्या नाम है, कॉब और डगलस। कहाँ के थे बेटा, अमेरिका के थे। कहाँ पे गए, क्या करके आए, फाइंड आउट करके आए कि क्या होते हैं मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या पता लगा इनको, इनमें भी किसका ज्यादा होता है, हाँ मैंने ही पढ़ा है, चलो चलो याद रखना, द रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर इज 1:3, कैपिटल टू लेबर बोला था मैंने। हाँ भाई, उसके बाद क्या पढ़ाया था मैंने कल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, पूरा लॉ समझा चुका हूँ, उसके दो नाम बता चुका हूँ। लाइन याद करो, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज एमपी इवेंचुअली, है या नहीं, है ना, सब इसी में से ही है बेटा, वो समझ रहे हो मेरी बात को। दूसरा नाम भी बताया था, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट, समझ रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, तुम अपना काम अच्छे से करो। उसके बाद 3 टाइप्स का प्रोडक्ट पढ़ाया था, टीपी एपी एमपी पढ़ाया था। उसके बाद ये बताया था, रिलेशनशिप पढ़ाई थी कल एमपी और एपी की, सिर्फ एमपी और एपी की थोड़ी पढ़ाई थी मैंने, तो मैंने टीपी और एमपी की पढ़ाई थी, उसने नहीं पढ़ाई, चेक कर लो बुक में, है ही नहीं, सिर्फ एपी और एमपी की है। फिर मैंने एजम्पशंस बताए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने सारा समझाया था ये लॉ में क्या होता है भाई साहब, ये सब होता है, डायग्राम बनाया था अच्छे से, एक्सप्लेनेशन किया था, आपको दिया था, रीजंस वगैरह भी बताए थे। रेशनल स्टेज कौन सी होती है, ठीक है, किस पे आने का नहीं, कहाँ पे रुकने का नहीं,
पहली पे रुकना नहीं, किस पे जाना नहीं, क्योंकि उनको क्या बोलते हैं, याद आ गया बेटा, एक क्वेश्चन आते हैं बेटा। चलो तो किस पे आ चुके हैं हम लोग, रिटर्न्स टू स्केल। ये किसका कॉन्सेप्ट होता है सर, लॉन्ग रन का। शॉर्ट रन फिनिश हो चुका है हमारा, अब रिटर्न्स टू स्केल पढ़ने जा रहे हैं। बेटा स्केल का मतलब क्या है, बताया था मैंने, वहां नाम क्या था, रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट, क्योंकि रिटर्न्स किस वजह से आ रही थी, लेबर को बढ़ाने से सिर्फ, क्योंकि एक तो फैक्टर कांस्टेंट था। यहां रिटर्न्स किससे आएंगी, दोनों से आएंगी, सारे इनपुट से। तो लॉन्ग रन में तो आप सभी इनपुट्स को बढ़ा सकते हो ना, सभी इनपुट्स को क्या बोलते हैं बेटा, स्केल, ऑल इनपुट्स। सुना होगा ना ये शब्द, बोले यार स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाओ यार अपना, है ना, लार्ज स्केल पे काम करें। लार्ज स्केल मतलब उनके इनपुट्स क्या हैं, ज्यादा, सिंपल है। स्मॉल स्केल का मतलब क्या होता है, स्मॉल लेवल ऑफ इनपुट्स है, इनपुट्स का लेवल डाउन है, उनका कम है इनपुट्स, सही है कि नहीं है, अरे समझ रहे हो, लेवल कम है उसका प्रोडक्शन ज्यादा है, ऐसा। चलो भाई आगे स्टार्ट करें अब, ठीक है भाई। अब सामने देख लो सब लोग, तो ये तो हटा देता हूँ, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, ध्यान से देखना। क्या नाम है लॉ का, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अच्छे से सुनना बेटा। सर सबसे पहली बात क्या सीखोगे, ये किसका लॉ है, दिस इज अ लॉ बेस्ड ऑन लॉन्ग रन। और लॉन्ग रन में क्या होता है सर, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ठीक है, सही है। तो सुनना, ये लॉ के अंदर क्या होता है ना, देखो देखो अभी तक तुम्हारी क्या मजबूरी थी, समझो, साथ साथ समझेंगे, ये फिनिश होएगा आज। उसमें मजबूरी क्या थी, सब कुछ क्यों हो रहा था वहां पे, एक ही रीजन के कारण कि आप कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर पा रहे, और वो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाती है, दूर। आप जैसे ही शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में आते हो, अब आप सारे फैक्टर्स को बढ़ा सकते हो, अब आप फैक्टर्स को बढ़ाओगे, सभी फैक्टर्स को इंक्रीज करोगे नॉर्मली, है ना। तो सर क्या होता है यहाँ पे, वो हमारी जो मजबूरी थी वो दूर हो जाती है, बस, सही है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, इन दिस लॉ, लॉ ऑफ रिटर्न्स में क्या होता है, रिटर्न्स टू स्केल में ऑल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड। मैंने बताया था आपको, मान के चलते हैं ऑल फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, बस डिक्रीज बोलूंगा नहीं मैं, ऑब्वियसली समझ जाओ, कर तो सकते सब कुछ ही है लॉन्ग रन में। तो भाई ऑल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड इन द सेम प्रपोर्शन, हमेशा याद रखना लॉन्ग रन में हम ऑल फैक्टर्स को सेम प्रपोर्शन में बढ़ाते हैं। और अब सुनिएगा, दिस लॉ हैज 3 रिटर्न्स, दिस लॉ हैज 3 स्टेजेस। लॉन्ग रन में भी 3 स्टेजेस होती है बेटा, सुनिएगा। सबसे पहली का नाम होता है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ IRS, वहां पे क्या नाम था, IRF, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, यहाँ पे क्या नाम है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फिर लॉ ऑफ सेकंड स्टेज को क्या बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ का नाम है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, वो क्या नाम था, डिमिनिशिंग। अब मैं बता दूं दोनों में डिफरेंस है वर्ड का, उसको ICI को ये मेंटेन भी करनी चाहिए, लेकिन वो भूल जाता है, समझ रहे हो, माफ कर दो उसको, गलती हो जाती है उससे कई बार, डिक्रीजिंग की जगह कई बार डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल ऑप्शन में लिख देता है। तो कंफ्यूज मत हो ना, कोई बात नहीं, उसको माफ करके आगे बढ़ना। समझ में आ गई मेरी बात, ICI बेचारा नाम में सी है उसके, तो बेचारे माँ बाप, तो माफ करके उसको माफ कर देना, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, दिस शुड नॉट हैपन, राइट। तो लेकिन अब वो कर देता है मिस्टेक, इसलिए मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि वो ऐसी मिस्टेक्स कर सकता है। तो याद रखना, वैसे तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होना चाहिए, बट ऑप्शन में इसकी जगह डिमिनिशिंग वर्ड भी डाल देता है। समझो ICI के जो भी कोर्स बना रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है ये इकोनॉमिक्स के स्पेशलिस्ट है क्या, तुम्हें क्या लग रहा है जो अकाउंट्स की बुक बना रहा है अकाउंट्स का स्पेशलिस्ट है क्या, नहीं, ये उतना ही पढ़ा लिखा है जितना तुम CA बन के पढ़ लिख लोगे। आप CA बन के अब इकोनॉमिक्स के स्पेशलिस्ट थोड़ी बन जाओगे, आपने पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स थोड़ी ना पढ़ ली है मेरे से, आपने उतनी ही पढ़ी है जितना आपके कोर्स के लिए है, इतनी ही थोड़ी होती है दुनिया में इकोनॉमिक्स, और भी होती है भाई, आप समझिए कहने का मतलब। तो जैसे तुमने अभी थोड़ी सी पढ़ी, उसने भी इतनी ही पढ़ी हुई है जो बुक बना रहा है। अब आप समझो वो इतना ही जानकार है, वो कोई बड़े बड़े प्रोफेसर्स बड़े बड़े स्पेशलिस्ट से बुक नहीं बनवाते हैं, समझ रहे हो। जैसे होते ना डॉक्टरेट, सुना होगा तुमने, स्पेशलाइज्ड होते हैं जो डॉक्टरेट, समझ गए सब लोग, जिनके PhD होल्डर जो होते हैं, उनसे बुक नहीं बनवाता है ICI, उसने अपनी एक टीम सैलरी पे रखी हुई है, समझ में आई मेरी बात। एंड उनका भी नॉलेज उतना ही एक्सटेंट तक सीमित है जितना तुम CA बनने के बाद समझते हो, बस उतना ही। तो वो क्या करते हैं, उनको काम दे दिया, सोचो आज मैं तुम्हें दे दूं काम कि यार एक बुक बनाओ, तुम क्या करोगे, इधर उधर से उठाओगे और चिपका दोगे, तो इसलिए वो मिस्टेक्स करता है,
समझ रहे हो मेरी बात? जब वो मॉक टेस्ट पेपर बनाता है, उसके हर मॉक टेस्ट पेपर में शर्म ही नहीं आती उसको, बेशर्म है, बिल्कुल बिल्कुल ही बेशर्म है। हर हर मॉक टेस्ट में उसके 5-6 गलतियां निकलती है, फिर भी उसको ठीक नहीं करते वो लोग। जो टॉपिक ही नहीं है बुक में उसका क्वेश्चन डाल देते हैं। अब कैसे डाल देते हैं? क्योंकि क्वेश्चन तो कॉपी मार लिया कहीं से, समझ रहे हो, नेट पे डाला या कहीं भी, कोई बहुत सारी बुक्स होती है इनकी, वहां से कॉपी मार दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन कॉपी मार दिया, कोई इको की बुक उठा के डाल दिया, अब उसका टॉपिक है नहीं बुक में। ऐसी सिली मिस्टेक्स वो करता है, शर्म भी नहीं आती उसको, बेशर्म है बिल्कुल ही। तो माफ कर दो, आगे बढ़ो। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब सुनिएगा, तीसरी स्टेज का नाम क्या होता है बेटा? ओहो, बीच की तो भूल ही गया मैं तीसरी तो यही होती थी, बीच की होती, मेरे को भी माफ कर दो, ऐसे क्या कर रहे हो। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, क्या नाम है इसका? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो यहां पे 3 होती है बेटा, IRS, CRS और DRS। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब सुनिएगा ये क्या होता है तीनों स्टेजेस में, सुनिएगा, स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो भाई, पहली स्टेज, अच्छे से सुनना बेटा, क्या नाम है इसका? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। देखो नाम से ही समझ सकते हो, बुद्धि लगाओ। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। स्केल मतलब क्या होता है? बार बार बोला था अभी मैंने, स्केल मतलब क्या होता है? ऑल इनपुट्स। जब आप ऑल इनपुट्स को बढ़ाओगे तो उसके अगेंस्ट में कैसी रिटर्न्स मिलेंगी? तुमने इनपुट्स बढ़ाए, कुछ कितने भी बढ़ाए, रिटर्न्स उससे ज्यादा मिलेगी। मतलब तुमने मान लो इनपुट्स बढ़ाए 50%, आउटपुट बढ़ा भाई साहब 80%, तो ये तो सर मेहनत कम और आउटपुट, इसको क्या कहोगे आप? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ऐसे होते हैं कई बच्चे, कम मेहनत में उनका रिजल्ट बढ़िया आ जाता है, तुक्का लग जाता है, पास हो जाते हैं। समझ रहे हो? इसको क्या बोलोगे आप? मेहनत तो उतनी नहीं करी, आउटपुट ज्यादा आ गया, इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं सर, वो लगभग, उनके साथ ऐसा होता है कि वो जितनी मेहनत करते हैं लगभग ना तो ज्यादा आता है ना कम, उनका बराबर ही आता है। समझ रहे हो? उसको क्या कहोगे? उनको कैसी रिटर्न्स मिली? कांस्टेंट रिटर्न्स, मतलब बराबर, जितनी इनपुट बढ़ाई उतना ही आउटपुट बढ़ा, दोनों बराबर है। समझ गए? मेहनत के हिसाब से मिल रहा है उनको, समझ गए? जैसे मैं हूं, मेरे को क्या है, लक वाला फैक्टर काम नहीं करता ज्यादा, मेहनत का ही करता है। पता नहीं, लक वाला तो पैसा टिकता ही नहीं मेरा, समझ लो। अरे आता है ना जैसे जुए हुए में खेल के शेयर्स वेयर्स में जो भी, ये वाला पैसा रुकता नहीं है मेरा, इसलिए मेरा फिक्स है कि इनको मैं मजे करता हूँ, इनको, ये मेरा कभी भी वो नहीं हो सकता सेव, इट कांट बी सेव्ड। वो कब से हो रहा है, वो खर्च ही कर देता हूँ मैं उसको पूरा का पूरा, चाहे खुद पे करूँ चाहे कहीं भी, बट खर्च ही करना है, वो बचेगा भी नहीं, मेरा लक में है ही नहीं। समझ लो? तो मेरी बात समझिएगा, मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना ही चलता है मेरे पास, उतना ही रुकता है पैसा। अब सुनिएगा, तो मेरे तो बराबर चल रहा है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अच्छा, कुछ दुनिया में थोड़े अनलकी लोग होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं बट दे डोंट गेट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। कंपैरेटिवली क्या होती है? कम। मेहनत तो बहुत करी थी सर, मेरिट वाले, होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास, है ना, हमको पता है कि यार वो बच्चा है ना बहुत डिजर्विंग है, बट कई बार उसके मार्क्स 20-30 नंबर कम रह जाते हैं। अरे समझ गए मेरी बात? भाई था तो मेरिट होल्डर वाला बच्चा, बट 20-30 नंबर कम रह गए कि छोटी कोई सिली मिस्टेक्स हो गई, या कोई कुछ भी हो जाता है। कई बार एक चीज हमने क्वेश्चन में ठीक से नहीं देखी, वो बार बार क्वेश्चन स्पीड स्लो हो गई, 2 बार करना पड़ गया एक क्वेश्चन, कुछ भी हो जाता है। कई बार अनलकी भी होते हैं, सही है, हमेशा टेस्ट में तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, उसमें एक रह गया नंबर, कोई गड़बड़ हो गई, कहीं हो ही जाता है कई बार। तो कुछ होते हैं अनलकी, समझ गए? इनपुट्स ज्यादा, उतना आउटपुट उनके आया नहीं, कम आया लेकिन कम, उसको क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अच्छे सुनना, तो जैसे मैंने आइडिया दे दिया आपको, अब बस इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, ढंग से सुनना। पहला वाला क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब थोड़ी लैंग्वेज है वो समझना। व्हेन द proportionate increase in output is more than, किससे? proportionate increase in input। एक बार तो पूरा लिखना ही पड़ेगा ना, सुनना। तो जब भी आपने जितना इनपुट बढ़ाया उससे ज्यादा किस में इंक्रीज हुआ? proportionate increase in आउटपुट, मतलब आउटपुट में ज्यादा इंक्रीज है किससे? समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो उसे क्या कहोगे आप? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो एक लाइन और जोड़ूंगा यहां पे, इन लॉन्ग रन व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड, वो तो लाइन बार बार बोलनी है, व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड इन सेम प्रपोर्शन। तो इनिशियली हमेशा क्या मिलती है?
आर इंक्रीज्ड व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड इन सेम प्रपोर्शन, तो हमेशा याद रखो क्या होगा, सेम प्रपोर्शन, एंड इफ द प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट, अगर आउटपुट में इंक्रीज ज्यादा हुआ, सोचो, मतलब इसको शॉर्ट में मैं क्या लिख रहा हूं, PIO मतलब प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट, सही है। अगर इनपुट से ज्यादा, तुमने इनपुट बढ़ाए बेटा 50%, आउटपुट बढ़ गया कितना परसेंट, बोलो, आउटपुट में कितना इंक्रीज हुआ, 80%, दोनों बढ़े, लेकिन कौन कितना ज्यादा बढ़ा, आउटपुट में ज्यादा इंक्रीज आया इनपुट के मुकाबले, तो ऐसी रिटर्न्स को तो क्या बोलोगे सर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सर ऐसा होता है क्या, बिल्कुल होता है, सुनना, देखो, तो एक एग्जांपल देख लो इधर, कैपिटल प्लस लेबर, अच्छा साइड में दिखाऊंगा थोड़ा सा, देखो भाई, तो यहां दिखा रहा हूं कैपिटल प्लस लेबर, शॉर्ट रन याद है ना, क्या नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन ये क्या चल रहा है सर, ये तो लॉन्ग रन है, यहां तो बढ़ा सकते हैं। अब सुनना, तुमने मशीन खरीदी, मान लो 4 बंदे काम कर रहे हैं, 8, आउटपुट आ रहा था 10,000 यूनिट्स, अब लेकिन तुम्हारा लॉन्ग रन चल रहा है, तो लॉन्ग रन में तो सब बढ़ा सकते हो। अब आपने सोचा कि ठीक है चलो 50% बढ़ाते हैं अपन इनपुट्स को, इनपुट्स कितने बढ़ाए तुमने, इनपुट्स में कौन सा बढ़ेगा, कैपिटल या लेबर, सब बढ़ेंगे, सब मतलब सब, और मैंने कहा था सभी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं, तो अगर कैपिटल को 50% बढ़ा रहे हो, 4 का 50% क्या होता है 2, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, और 8 का 50% 4, तो 8 और 4, तो तुमने इनपुट्स को कितना बढ़ाया 50% बढ़ाया, लेकिन आउटपुट बढ़ गया लेट से 18,000, ठीक है भाई, तो ऐसी रिटर्न्स को क्या कहोगे, आउटपुट तो 80% बढ़ा ना, सोचो इनपुट कितना बढ़ाया, बोलो बोलो, इनपुट बढ़ाए थे 50%, आउटपुट कितना बढ़ गया सर, आउटपुट में उससे भी बढ़िया इंक्रीज हुआ है, तो ऐसे को क्या कहोगे आप, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहोगे, ठीक है। ऐसा होता है क्या सर, बिल्कुल होता है, हमेशा याद रखिएगा, लॉन्ग रन में सबसे पहले कौन सी रिटर्न्स आएंगी, आपको बताता हूं, जैसे ही आप कभी शॉर्ट रन में थे तुम, जैसे ही लॉन्ग रन में जाओगे ना, हमेशा पहले क्या मिलेगी, सबसे पहले, देखो क्या कह रहा हूं मैं, जब भी आप शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में जाओगे तो सबसे पहले कौन सी रिटर्न्स आएंगी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, सबसे पहले इनिशियली, देन लॉन्ग टाइम तक क्या मिलेगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जीवन में यही मिलते रहेगा अगर सही से चलोगे तो, बढ़िया है, कांस्टेंट क्या बुरा है, मेहनत कर रहे हैं उतना मिल रहा है, बढ़िया, आउटपुट इनपुट बढ़ाया उतना ही आउटपुट भी बढ़िया, अच्छी बात है, औकात में रह के चलोगे तो यही मिलेगा। लेकिन अगर अति करी, अति हर चीज की क्या होती है, लॉन्ग टर्म का मतलब ये थोड़ी होता है, बोलो सर इनपुट्स बढ़ाए जाओ, अब तो कोई का बाप ही नहीं रुक सकता, अमर हो गए, ऐसा है क्या, क्या लॉन्ग टर्म में कंपनियां बर्बादी नहीं हुई है, बोलो, क्या कुछ कंपनीज लॉन्ग टर्म में बर्बाद नहीं हुई, क्या हुई है ना, इसका मतलब लॉन्ग टर्म का मतलब भी ऐसा नहीं है कि आप अमर हो गए, लॉन्ग टर्म में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में भी हिसाब से चलना पड़ेगा सर, अगर एक्सेसिव कर दिया तो, अगर सोचो तुमने बिजनेस को इतना बढ़ा दिया, मोर देन विच यू कैन मैनेज, तो बोलते हैं ना जितने जितने पाँव हो, जितने चादर हो, उतने ही पैर पसारने चाहिए, लेकिन अगर वैसा तुमने ज्यादा उससे पैर पिसार लिए तो ठंड लग जाएगी, जुकाम हो जाएगी, सही है कि नहीं है, तो फिर सिंपल सी बात है भाई साहब, औकात से ज्यादा बिजनेस को बढ़ाना भी गलत है। एक आदमी था ना विजय कालिया, अच्छा तो जानते होगे, तुम तो जानते हो विजय कालिया को, तो क्या किया उसने गलत कुछ नहीं है यार, लेकिन क्या है ना, हिसाब से बढ़ाना होता है बिजनेस को, ठीक है, क्या होता है बिजनेस जो है, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन इमोशंस, इट शुड बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी, ऐसा मैं मानता हूं, और ऐसा उसको भी मानना चाहिए था, लेकिन जो लोग बिजनेस में इमोशन सोचने लग जाते हैं ना, बोलो नहीं यार, बॉलीवुड की पिक्चर ज्यादा देख लेते हैं, बोलो नहीं चलेगा सर, चलेगा, अबे बावड़ी पूछ, कस्टमर नहीं आ रहा है सर, बोलो नहीं सर विश्वास से मुझे चलेगा, अबे तेरे विश्वास का क्या करूं मैं, प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है ना, प्रैक्टिकलिटी से चलना चाहिए, समझ रहे हो, उसने एक प्रोडक्ट बनाया था बहुत बढ़िया, लेकिन यार वो उस जमाने के हिसाब से ठीक नहीं था, उस चीज के अंदर आदमी इतना नहीं देखता है, उसने उसका एक बिजनेस उसको लेट हुआ, समझ रहे मेरी बात, मतलब उसकी वजह से इंडिया से उसको जाना पड़ा, सिर्फ एक बिजनेस, बाकी सब अच्छा चल रहा था, ही वॉज द लिकर किंग ऑफ इंडिया, दारू का बादशाह है वो, दारू लाने वाला इंसान है, मैकडॉवेल्स आरसीबी का ओनर ही वही था, समझ रहे हो, दीपिका पादुकोण उसके बेटे की गर्लफ्रेंड थी, आप खुद समझ जाओ, बड़ा आदमी था, ठीक है, फैक्ट है, इससे और क्या जज कर लोगे आप, ठीक है, तो याद रखिएगा, लेकिन समय बुरा आता है सर, लॉन्ग रन का मतलब ऐसा नहीं है आप अमर रहो,
आपको हिसाब से चलना चाहिए, समझ रहे हो। उसने क्या किया, एक बिजनेस में ज्यादा इमोशन आ जाते थे उसके, एयरलाइंस वाले बिजनेस में। ऑल दो काम ठीक था लेकिन ना वो इंडियन मार्केट के हिसाब से ठीक नहीं था, समझ रहे हो। उसने लग्जरी एयरलाइंस चालू करी, बोले यार मैं इनको देखो टॉप नॉच क्वालिटी की लग्जरी एयरलाइंस दूंगा। अब यार एक बात बताओ, आदमी यहाँ से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, 1.5-2 घंटे का रास्ता है बाय फ्लाइट, राइट। अब उसके अंदर उसको लग्जरी चाहिए या कम फेयर में काम हो जाए। इंडिगो चल रही है नहीं चल रही है, इंडिगो सबसे चीपेस्ट फ्लाइट्स देती है, तो कितनी सक्सेसफुली रन कर रही है इंडिया में। उसने सोचा, बोलो नहीं यार कोई बात नहीं, 20-25 हज़ार की टिकट कर दूंगा, जो लोग जाएंगे, पागल थोड़ी है यार। इंडिया में फिर भी आदमी क्या देखता है, 1-2 घंटे के लिए थोड़ी 25 हज़ार खर्च करेगा। माना तुमने उसमें सुपर मॉडल खड़ी कर रखी है, लेकिन 1-2 घंटे के लिए मैं, समझ लो, वह 1-2 घंटे के लिए आदमी 25 हज़ार क्यों देगा जब 5 हज़ार में जा सकता है। तो वो चीज़ थी, वो समझा नहीं, दिल पे ले लिया, वो बोला नहीं विश्वास है मेरा चलेगा। अबे इंडिया है, अमेरिका थोड़ी है, समझ रहे हो मेरी बात। तो सोचना पड़ता है, प्रैक्टिकलिटी देखनी पड़ती है। वो इमोशन में आ गया, तो खैर अपन उसको जाने दे रहे हैं। तो मेरी बात समझ जाओ कि लॉन्ग रन का मतलब आपका कोई अमर होने का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। लॉन्ग रन में भी हिसाब से करना पड़ता है, अगर अति करी तो रिटर्न्स यहाँ पे भी डिक्रीजिंग मिल सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वैसे लॉन्ग टाइम तक क्या मिलेगी, हमेशा कांस्टेंट मिलेगी भाई। इनिशियली मिलती है इंक्रीजिंग, देखो अच्छा अच्छा तो थोड़े टाइम होता है, फिर लंबे समय तक कांस्टेंट होता है, लेकिन सब अच्छा चलेगा। लेकिन अगर तुमने अति कर दी तो क्या मिल सकती है, डिक्रीजिंग भी मिल सकती है। कब, अगर सिर्फ अति करी तो। अब इसको मैं समझा देता हूं, सुनिएगा। तो इनिशियली सर ये बढ़िया बढ़िया क्यों होता है, देखो बेटा, जब अपन शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में जाते हैं ना, तो हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। क्या मिलते हैं, बहुत सारे फायदे। शॉर्ट रन में थे, मजबूरी थी, लॉन्ग रन में आते ही हमने नए फैक्टर्स खरीद लिए, नए इनपुट्स, नई टेक्नोलॉजी, तो सर बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जिसको मैं लेटर ऑन टॉपिक में पढ़ाऊंगा। नाम टॉपिक आएगा आगे जाके कॉस्ट चैप्टर में, अभी सिर्फ उसका नाम बता रहा हूं। फायदे को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या बोलते हैं, तो बेटा जब अपन शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में जाते हैं तो वहां बहुत सारी मजबूरियां थी, जैसे ही हम लॉन्ग रन में आए वो मजबूरियां अब है नहीं, तो इनिशियली बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो उन फायदे की वजह से क्या होता है, तुमने इनपुट बढ़ाए इतने और आउटपुट मिला ज्यादा, समझ रहे हो, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट आता है, तो इसलिए उसको इसलिए मिलता है। तो क्यों मिलता है वो, सर बिकॉज क्या होते हैं, बहुत सारे फायदे। फायदे को क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये टॉपिक आएगा चैप्टर, अगले चैप्टर में, तब बताऊंगा, है ही वहां का टॉपिक। चलो सेकंड स्टेज, मैंने क्या कहा, सबसे लंबे समय तक कौन सी स्टेज चलती है। देखो ये तो इनिशियली चलती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, थोड़े टाइम मिलती है बस, उसके बाद तो बराबर ही मिलेगा कि भाई जितना मेहनत कर रहे हो उतना ही आउटपुट आ रहा है, बढ़िया है ना। तो ये भी अच्छा है, आज के जीवन में इतना भी मिल जाए तो क्या बुरा है। हाँ भाई, दूसरी स्टेज का नाम क्या है बेटा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसका एक्सप्लेनेशन बोलेंगे कैसे, क्या मतलब होता है इसका, जितना इनपुट बढ़ाया उतना ही आउटपुट बढ़ेगा, दोनों बराबर, प्रपोर्शन सेम। तो सुनो, क्या वही लाइन लिख दो, इन लॉन्ग रन व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड इन सेम प्रपोर्शन। जब ऑल इनपुट्स को सेम प्रपोर्शन में बढ़ाएंगे तो क्या होगा बाद में, सर सुनना, इफ वही, अब शॉर्ट में लिख दूं या पूरा लिखूं, PIO ऐसे करके लिख दूं, इफ द प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट इज इक्वल टू, किसके बराबर, प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट के बराबर, तो सर उसको क्या कहोगे आप, कौन सी रिटर्न्स कहोगे, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्या मतलब कि अगर आपने इनपुट बढ़ाए, सुनना बेटा, इनपुट्स बढ़ाए 100%, आउटपुट भी बढ़ा कितना, 100%, तो न कम ना ज्यादा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। दोनों में बराबर बराबर, और दोनों में बराबर है, सेम सेम है, समझ रहे हो। तो इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड, क्वेश्चन आता है कई बार, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन। होमोजीनस मतलब करण जोहर, उसको सेम सेम अच्छा लगता है, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, तो लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। ये बड़ा पाप लगाएगा मेरे को, लेकिन ठीक है यार, याद हो रहा है ना, क्या करना है। तो दोनों जगह सेम सेम है, सेम सेम मतलब क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को क्या बोलते हैं, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब सेम सेम। और सुनना मेरी बात को, एक और मैंने क्या बोला, ये सबसे लंबे समय तक, क्वेश्चन आता है सबसे लंबे समय तक कौन सी स्टेज चलती है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज।
लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्ग रन का सबसे लॉन्गेस्ट फेज क्या होता है बेटा? कांस्टेंट रिटर्न्स होता है। सबसे लंबे समय तक कांस्टेंट रिटर्न्स ही चलेगी, और अगर ईमानदारी से अच्छे दिमाग से काम करोगे तो कांस्टेंट मिलती रहेगी हमेशा। लेकिन अगर अति करी तो फिर डिक्रीजिंग मिलेगी बस। ठीक है, देखो भाई, देखो एक और बात सुनिएगा। दो आदमी थे, कॉब और डगलस। कॉब और डगलस का मानना था इनिशियली कि सिर्फ कौन सी रिटर्न्स होती हैं? इनिशियली दे सेड दैट देयर आर ओनली, उनको ऐसा लगता था कि सिर्फ कांस्टेंट ही होती है हमेशा, कभी भी इससे ज्यादा नहीं होती, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होती थी, ऐसा वो मानते थे। सिर्फ बोलो वो हमेशा कौन सी होती है? कांस्टेंट ही होती है। बट बाद में उन्होंने भी मान लिया, दे एक्सेप्टेड दैट कि इंक्रीजिंग भी होती है और डिक्रीजिंग भी होती है। तो लेकिन इनिशियली क्या मानना था? क्वेश्चन आ जाता कई बार, अकॉर्डिंग टू कॉब एंड डगलस द रिटर्न्स टू स्केल आर ऑलवेज, तो दे सेड दैट रिटर्न्स टू स्केल आर ऑलवेज कांस्टेंट। फिर कुत्ते तो थे ही, लात पड़ी तो समझ गए कि नहीं क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी होता है और डिक्रीजिंग रिटर्न्स भी होता है। बट इनिशियली इनका ये क्या मानना था कि हमेशा क्या होती है बेटा? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होती है। अब आपको एक लाइन बताने जा रहा हूं, ढंग से सुनना। एक चीज होती है, इसको ये कैसे बोलते हैं? a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब सुनना, इज इक्वल टू 1 है ना, ये किसको बोलते हैं? CRS के लिए एक नाम दिया किसने? कॉब डगलस ने, है ना। वही उनका ये तो मानना था कि भाई हमेशा कांस्टेंट रिटर्न्स होती है। कांस्टेंट रिटर्न का मतलब, अब सुनना, ए क्या था? इनपुट्स, है ना। ठीक है, लेबर और कैपिटल दो ही तो इनपुट्स होते हैं। कॉब और डगलस दो कुत्ते, याद करो क्या कहा था? दो ही तो होते हैं। तो भाई इन्होंने क्या कहा था? एक कितना कंट्रीब्यूट करता है? एक कितना कंट्रीब्यूट करता है? और ये 1 क्या है? 1 है आउटपुट, 1 है आउटपुट, होना चाहिए आउटपुट, है ना। ए और बी क्या होते हैं? इनपुट्स, सही है। और इनपुट इक्वल्स टू, यही तो होता है कांस्टेंट रिटर्न, ये तो कहोगे भाई दोनों बराबर होता है। ठीक है, जितना इनपुट लगाया उतना ही आउटपुट होगा, 1 1, सही है। दोनों जगह 1 1 हो गया ना भाई। अरे 4/4 इक्वल्स टू 1, तो ये भी 1 इक्वल्स टू 1 हो गया ना, सही है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन क्योंकि ICI के नाम में आता है सी, पता नहीं उसको क्या मस्ती चढ़ी है बावली पूछ, इसको बोलता है आउटपुट, इसको बोलता है इनपुट। खैर माफ कर दो बेचारे को, ऐसे क्या कर रहे हो, माफ कर दो, ठीक है। लेकिन कई मेल्स लिख चुका हूं, उसके बाद भी अभी तक उसने ठीक नहीं किया ये चीज। लेकिन फिर भी बोल रहा हूं मैं, क्यों पढ़ाया कि ऐसा होना चाहिए बोला था मैंने। लेकिन एक्चुअली आपको बुक में क्या मिलेगा? बुक में आपको मिलेगा, इसको क्या कहा गया है? इफ ए प्लस बी को क्या कहा गया है बुक में? इसको आउटपुट कहा गया है। और अगर ये 1 के बराबर है, 1 को क्या कहा गया है? इनपुट। तो इसको कौन सी रिटर्न्स कहोगे? और अब सुनना, मतलब इसीलिए बता रहा हूं, देखो मेरा काम है आपको सही इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना और ये भी बताना कि ICI क्या कहता है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कहोगे? आओगे वही करके आओगे जो उसकी बुक ने कहा है, जो मैं आपको बता रहा हूं ICI वाला। ठीक है, इससे क्या होगा? अगर वो गलत कर देगा तो उसके मुंह पे मार सकते हैं, बोला तेरी बुक में यही तो लिखा था। याद रखना, बुक किसने बनाई? झंडू ने। पेपर कौन बनाएगा? वही झंडू। चेक कौन करेगा? वही झंडू। समझ में आया? तो याद रखिएगा। तो इसको बोला गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ऑल्टर कर देते हैं। सर अगर a प्लस बी 1 से ज्यादा हो तो? मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, कुछ लिखना नहीं है भाई, बस ये याद रखना 1 है ना। अगर a प्लस बी 1 से ज्यादा हो तो इसका मतलब अगर आउटपुट इनपुट से ज्यादा हो तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं। और अगर आउटपुट 1 से कम हो तो, अरे आई नहीं है यार, 1 है 1। और अगर आउटपुट इनपुट से कम आया तो उसे क्या कहोगे? बस ये भूलना मत, ठीक है। ये गलत वाली चीज भूलना मत, राइट होनी चाहिए वो, बट लेकिन ICI वाली है ये। समझ में आया क्या? हाँ भाई, 2 हो गई स्टेज, अब तीसरी कब होती है? वैसे तो आएगी नहीं अगर सब अच्छे से करते रहोगे तो। लेकिन अच्छा एक और बात, सर ये बराबर क्यों मिली रिटर्न्स? पिछली बार तो फायदा मिला था सर, इनिशियली तो फायदा मिला था, अब क्यों बराबर आ रहा है? बेटा वहां फायदे हुए थे, बहुत सारे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन जब आप और लॉन्ग टर्म में जाते हो, जब आप और लंबे समय काम कर रहे हो, तो बहुत सारे फायदे भी होते हैं, बहुत सारे
नुकसान भी होते हैं। तो फायदे और नुकसान आपस में क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज, सेट ऑफ हो जाते हैं। तो ना फायदा हुआ ना नुकसान। जितने फायदे होते हैं उतने ही नुकसान हो गए। सोचो फायदे भी हुए नुकसान भी हुए, दोनों सेट ऑफ हो गए तो बराबर आ गए ना सर। समझ में आई क्या मेरी बात? तो इसको बोलते हैं बेटा इकोनॉमीज किससे न्यूट्रलाइज हो जाती है यहाँ पे। इसका रीजन बता रहा हूँ। रीजन कांस्टेंट क्यों होती है रिटर्न्स, रीजन इज इकोनॉमीज जितनी हुई उतनी ही क्या हो जाती है, इकोनॉमीज आर न्यूट्रलाइज्ड बाय डिस इकोनॉमीज। जितने फायदे हो रहे हैं उतने ही क्या हो जाते हैं बेटा, नुकसान हो जाते हैं। तो वो अपने आप सेट ऑफ हो गए, इसलिए दोनों का बराबर आता है। समझ में आई मेरी बात? भाई जब आप शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में गए थे तो इनिशियली सिर्फ क्या हुए थे, फायदे, नुकसान थे नहीं। तो मस्त इंक्रीजिंग रिटर्न्स हुई, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट। लेकिन जब आप और बिजनेस को बढ़ाओगे और जब लॉन्ग टर्म में काम करते हो ना, तो फिर फायदे भी होंगे और नुकसान भी होते हैं। भाई बिजनेस का उसमें फायदे भी होंगे नुकसान भी होंगे, तो फायदे और नुकसान आपस में सेट ऑफ कर लेते हैं। तो ना ज्यादा आया ना कम, दोनों बराबर आता है। इनपुट जितना बढ़ाया उतना आउटपुट आया, ज्यादा भी नहीं आया कम भी नहीं आया, ठीक। लेकिन लॉन्ग रन में और अगर अति करी तो फिर क्या मिलती है, फिर नुकसान होते हैं ज्यादा। ये तो बात है, अगर जितना आप संभाल नहीं सकते अगर उससे ज्यादा बिजनेस को बढ़ा लोगे, भाई नॉर्मल लॉन्ग रन का मतलब ये थोड़ी है मतलब बढ़ाते रहो अब तो कोई डूबेगा ही नहीं बिजनेस, ऐसा नहीं है। लॉन्ग रन में भी आप उतना ही बढ़ाओ जितना आप मैनेज, सही है कि नहीं। आप ये सोचो कि और सर मैं ना सर बीबीए भी कर लूं या दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम भी कर लूं, सीए भी कर लूं, है ना, और ये भी कर लूं वो भी कर लूं, सब नहीं हो पाएगा। उतना ही बढ़ाओ जितना आप मैनेज कर पाओ। मैं इसलिए आपको क्या कहा था, कौन सा कोर्स चूज करना है, बस क्योंकि हमको पता है ना बेटा, हम यहाँ इतने साल ऐसी थोड़ी दाढ़ी सफेद कर लिया हमने, एक्सपीरियंस में करी है। समझ में आई मेरी बात? तो हमको पता है जितना आप मैनेज कर पाओगे उतना ही तो कर पाओगे। इंटर की पढ़ाई के साथ बहुत कुछ मैनेज नहीं कर पाते, टाइम नहीं होता है इतना, समझ रहे हो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कॉलेज लो जो बिल्कुल आसपास हो, जो सब लोग जा रहे हैं, जहां आपको वो बेनिफिट मिले कि आप नहीं जा रहे तो कोई दोस्त जा रहा है उससे काम हो गया, समझ रहे हो। बिल्कुल आसपास वाले लो, बीकॉम पास कोर्स लो ताकि पढ़ना ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम होएगा ही नहीं। अगर कभी लगता है ना, हालत देख लेना, ऊपर बच्चों की हालत देख लेना, समझ रहे हो। सुबह आते हैं शाम को जाते हैं और शाम को जाने के बाद भी पढ़ रहे होते हैं, तो टाइम नहीं होता है भाई। इतना ही बढ़ाओ जितना मैनेज कर पाओ। तो सर अगर औकात से ज्यादा बढ़ाया आती करी तो कौन सी रिटर्न्स, तो इस तीसरी का नाम क्या होता है बेटा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सुनना बेटा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, शॉर्ट में बोले तो DRS, ठीक है। और सुनना ये कब होता है, सेम वही लाइन, अब एक वर्ड जोड़ूंगा लेकिन, अति को क्या बोलते हैं। तो सुनना बेटा, इन लॉन्ग रन व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड, क्या, एक्सेसिवली। अगर हम सभी इनपुट्स को बढ़ा रहे हैं एक्सेसिवली बढ़ा दिया अगर औकात से ज्यादा, बियॉन्ड द नॉर्मल कैपेसिटी, मतलब बियॉन्ड जितना अपन संभाल सकते हैं, अपन जितना संभाल सकते हैं उससे औकात से ज्यादा बढ़ा दिया सर, क्या होगा फिर, क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। देन इफ, सुनिएगा, द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन, अगर औकात से ज्यादा करोगे तो नुकसान होगा सर, इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट। मतलब इनपुट बढ़ाए तुमने मान लो 100%, आउटपुट हुआ कितना, कम हुआ। अब सुनना, हाँ आउटपुट इंक्रीज, एक और बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं, देखो लॉन्ग रन में आउटपुट डिक्रीज नहीं होता है। एक बात बताओ, अगर तुम मान लो रोज मान लो चपाती बनाते हो, है ना, 1 किलो आटा डालते हो, तो अगर आज आप आटा ज्यादा डाल रहे हो तो चपाती कम थोड़ा ना बनेगी, चपाती तो ज्यादा ही बनेगी। तो आउटपुट तो बढ़ता ही है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब भी ये नहीं है कि आउटपुट डिक्रीज होता है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स डज नॉट मीन दैट आउटपुट डिक्रीजेस, उसका बस प्रपोर्शन कम है। बढ़ा तो है, बढ़ा ही है, इंक्रीज ही होगा, लेकिन वो इंक्रीज कम हुआ है। मतलब आउटपुट, तुमने इनपुट बढ़ाया ज्यादा, आउटपुट भी बढ़ा लेकिन कम बढ़ा है लेकिन इंक्रीज ही हुआ है, याद रखना, अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो तुमने इनपुट बढ़ाया 100%, आउटपुट बढ़ा कितना, मान लो 70%, तो कम आया ना, इंक्रीज आया तो है लेकिन कम। अच्छा वो दोनों का, ऊपर वाले का भी नहीं दिखाया था ना मैंने, वो टेबल बना के कांस्टेंट का भी नहीं दिखाया था, इसका तो दिखाया था, ये रहा, ये किसकी टेबल थी। अब देखो इसी में क्या कर रहा हूं मैं, सेम कैपिटल प्लस लेबर कांस्टेंट की बना रहा हूं, है ना,
कैपिटल प्लस लेबर इक्वल्स टू आउटपुट। अभी कितने हो गए थे तुम्हारे? 6 मशीन 12 आदमी, कितना बन रहा था? 18। अब देखना क्या होता है लंबे समय में, कौन सी रिटर्न्स आती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जितना इनपुट बढ़ाया उतना ही आउटपुट बढ़ रहा है। अब तुमने मान लो इनपुट्स कर दिए डबल, डबल मतलब 6 का कर दिया 12, 12 का कर दिया 100% बढ़ा दिए, आउटपुट भी कितना हो गया मान लो 36। तो अब आप देखो सर, द प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट इज इक्वल टू प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन, हमने इनपुट कितने बढ़ाए? 100%, आउटपुट भी कितना बढ़ा? सर ऐसी रिटर्न्स को क्या बोलते हैं? सेम सेम होमोजीनस, क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट रिटर्न्स टू। समझ में आया? अच्छा, अगर औकात से ज्यादा बढ़ा दिया तो डिक्रीजिंग भी मिलेगी। डिक्रीजिंग कैसे होता है? कहां गया? ये रहा, ये रहा। डिक्रीजिंग कैसा होता है सर? देखो डिक्रीजिंग में क्या होता है? कैपिटल प्लस लेबर इक्वल्स टू आउटपुट। सुनना, बातें नहीं। कैपिटल हाँ कितने बढ़ा लिए थे तुमने? 6 का 12 हो गया था ना, 12 ये 24 ये, कितना बन रहा था? 36। अब सुनना, तुमने और शौक में ज्यादा बढ़ा लिया, बोलो सर और बढ़ाओ 100%। समझ रहे हो मेरी बात? इनपुट बढ़ाए 100%, 12 का ये हो गया 24, ये कितना हो गया? अब थोड़ा औकात से ज्यादा बढ़ा दिया, मोर देन विच यू कैन मैनेज। समझ रहे हो? तो क्या होगा सर? आउटपुट तो बढ़ेगा लेकिन थोड़ा कम बढ़ेगा। लगाना कैलकुलेटर, देना एक बार। आउटपुट भी बढ़ रहा है, कितना बढ़ा? 61,200 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो इनपुट कितने बढ़ाए बताओ? सर इनपुट बढ़ाए 100%, आउटपुट उतना नहीं बढ़ा। देखो आउटपुट बढ़ा है, अरे हाँ है ना, फिर बोल रहा हूं आउटपुट इंक्रीज ही हुआ है। आंखें खोलो, 36 का 61 ही हुआ है ना। डिक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब ये नहीं होता कि आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्रपोर्शन कम है बस। सही है? तो ये बढ़ा है 100%, है ना, और आउटपुट कितना बढ़ा? 70%। तो सर देखो ना, प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट कम आया, किससे? प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट। इनपुट ज्यादा बढ़ाया लेकिन उतनी मेहनत का आउटपुट बढ़िया नहीं आया, कम आया है। क्यों सर कम क्यों आता है? क्योंकि अगर औकात से, पहला रीजन तो तुम्हारी गलती है, क्या किया तुमने? अति, एक्सेसिव। पहले क्यों किया एक्सेसिव? एक्सेसिव करोगे तो यही होगा सर, बियॉन्ड द नॉर्मल कैपेसिटी अगर आप बढ़ा रहे हो, जितना आप मैनेज नहीं कर सकते तो आपको नुकसान होते हैं बहुत सारे, फायदे उतने नहीं होते, नुकसान होंगे ज्यादा। नुकसान को क्या कहते हैं बेटा? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो अगर औकात से ज्यादा बढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, तो फिर आप लॉस में जाओगे। वही हुआ विजय माल्या के साथ। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही होता है, औकात से ज्यादा बढ़ाया तो आपको नुकसान होगा। अच्छा, वो फिर भी आपको बताऊं, इंडिया में फिर भी चल जाता, लेकिन वो क्या है कि आदमी जब नुकसान हो रहा हो, उसने बैंक से लोन ले रखे थे इतने, है ना, बैंकों से एसबीआई वगैरह से लोन ले रखे थे, अब उसने दिखा दिया बिजनेस है लॉस में। तुम पढ़ते हो कंपनीज एक्ट, है ना, कंपनीज एक्ट है तुम्हारे, थोड़ी बहुत तो तुमको पता ही होगा। वहां पे होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है? ली दी हो तुम, लिमिटेड होती है, कुछ भी बोलता हूं मानते हो। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यू आर ओनली लाइबल टू पे जितना आपका उस बिजनेस में लगा है। मान लो, अरे विजय माल्या के तो बहुत सारे बिजनेस हैं, उनमें से एक बिजनेस घाटे में गया तो उसके बाकी बिजनेस से पैसा थोड़ी लेंगे, सिर्फ उसी बिजनेस तक का ले सकते हैं, ये कंपनी का रूल कहता है। समझ रहे हो? अगर उसका एयरलाइंस का बिजनेस घाटे में गया तो एयरलाइंस वाली की एसेट बेच दो, पूरा उसको जीरो कर दो, आप चाहे भले ही उसको बेच सकते हो, लेकिन बाकी बिजनेसेस को या उसके घर को नहीं बेच सकते। इसी के लिए तो बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। इसलिए तो आदमी कंपनी क्यों बनाता है, पार्टनरशिप क्यों नहीं बना रहा? पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है सर, वहां क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी। आदमी फ्री होके काम करता है, बोला कोई बात नहीं, डूब गया तो घर तो सुरक्षित ही रहेगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं। सही है? तो अब सुनना, कोई दिक्कत नहीं थी, सब चलते रहता, उसका लॉस में भी था, वो बैंकों का कर्ज भी नहीं चुका रहा था, भाई लॉस में था, तो उसने जो लोन्स ले रखे थे रीपे नहीं कर पा रहा था, तो भी चल रहा था। इंडिया में कोई दिक्कत नहीं थी, सब चल जाता, लेकिन उसकी ना अय्याशी खत्म नहीं हो रही थी, इतने लोन्स चल रहे थे, इसके बाद भी उसने एक पार्टी रखी। सुनना, क्या होता है जब आप ऐसे बुरे समय में चल रहे हो तो चुप रहना चाहिए, ज्यादा शोषा नहीं करना चाहिए। वो उसमें भी शोषा कर रहा है। अबे तेरा एक बिजनेस, तो यार एक बार बताओ, एसबीआई बैंक का कर्जों में डूब रहा है ना, बैंक ओज यू लॉट ऑफ मनी विच यू हैव टू रीपे यार, इतना सारा आम जनता का पैसा ही तो होता है बैंक में, बैंक तो खुद पैसे बनाता नहीं। पढ़ा है ना 12वीं क्लास में तुमने, मैंने भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, मनी चैप्टर में। बैंक थोड़ा ना पैसे बनाता है, वो तो कैसे पैसे क्रिएट करता है, अपने पैसे से पैसा बना रहा है वो, तो अपनी तो जनता की तो पैसे हैं, वो लेके भाई साहब एक तो उधार है, चुका नहीं रहा,
लॉस में चल रहा है, सही है। और उधर पार्टी उड़ा रहा है, उसने एक पार्टी रखी भाई साहब, वहां शकीरा को बुला रहा है बाहर से, एनरिक इग्लेशियस को बुला रहा है बाहर से, करोड़ों करोड़ों की पार्टी रखी, एंड वो हाईलाइट हो गई, वो न्यूज में आ गई, मीडिया में आ गई, आएगी यार, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुला रहे हो, उधर कर्जे में चल रहे हो, इधर तुम्हारे भाई साहब रात को माहौल बन रहा है बढ़िया है, हिप्स डोंट लाई, हिप्स डोंट लाई, भाई साहब गाना चल रहा है, वो क्या हो गया, नजरों में आ गया वो, समझो। जनता को दिख गया ना, जनता फिर सरकार से सवाल पूछेगी, बोले यार बताओ ये आदमी उसका हमारा पैसा लेके बैठा हुआ है ना, एसबीआई बैंक का, और इधर यहाँ शकीरा शकीरा चल रहा है, तो वो नजरों में आ गया। फिर गवर्नमेंट भी देखो, गवर्नमेंट के हाथ से बात निकल जाती है, क्योंकि वो नजरों में आ गया ना सर, उसको चुप रहना चाहिए था शांति से। उस टाइम पे ये अय्याशी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन दिखानी नहीं चाहिए थी, गुपचुप में करनी चाहिए थी। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? अरे कर रहे हो तो दुनिया को क्यों दिखा रहे हो, समझ रहे हो क्या मेरी बात को, है ना? तो ये बातों को ध्यान रखना चाहिए। वो बुरे समय में भी ऐसे दिखा रहा हो, और तो फिर जनता सवाल करेगी, इसलिए उसको फिर सरकार ने उसके ऊपर प्रेशर डाला, फिर वो भागा है इंडिया से। समझ में आई मेरी बात? नहीं तो सब चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, इंडिया में बहुत लोग कर्जे लेके लेके डूब जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको भागना इसलिए पड़ा क्योंकि फिर वो ऐसे मामले कर रहा था, यार कैसे लेगा। समझ में आई सबको? इसको क्या बोलते हैं? डिसइकोनॉमीज ऑफ, अति ज्यादा करोगे तो नुकसान ज्यादा हो जाएंगे, जो आपसे फिर झेले नहीं जाएंगे, तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेगी। देखो इनपुट तो बढ़ाए ज्यादा, आउटपुट उतना आएगा नहीं, इनपुट बढ़ाए ज्यादा, आउटपुट कितना आया? सिर्फ 70%। तो यार ये लॉस ही तो एक तरीके से, जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आउटपुट नहीं आ रहा है। समझ में आएगी मेरी बात? अरे बोलो यस और नो। और एक लास्ट चीज, और ये खत्म, लास्ट क्या है? एक डायग्राम सिर्फ सुनना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सामने देखो, न्यूमेरिकल्स में ये काम आएगा, याद रखना। ये लॉन्ग रन का डायग्राम बना रहा हूं, शॉर्ट रन में तो बताया ही था। लॉन्ग रन का डायग्राम क्या है? रिटर्न्स टू स्केल का, बहुत आसान है, सामने देखो बेटा, बातें नहीं। अब यहां पे कौन से यूनिट्स बढ़ाऊंगा? वेरिएबल फैक्टर या सर? तो यहां पे क्या लिखूंगा? स्केल लिखूंगा। सारे ही बढ़ते हैं ना, या तो ऑल इनपुट्स बढ़ते हैं, और इधर आउटपुट आता है। अब सुनना, यहां पे एक ही लाइन बना रहा हूं बस। ये देखो, इनिशियली कौन सी रिटर्न्स आती है? हमेशा इंक्रीजिंग। फिर लंबे समय तक कौन सी आती है बेटा? लंबे समय तक द रिटर्न्स आर कांस्टेंट। फिर अगर औकात से ज्यादा गए तो डिक्रीजिंग। सही है? तो देयर आर ओनली 3 स्टेजेस: इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, एंड, ठीक है, डिक्रीजिंग कब मिलती है? अरे बोलो, डिक्रीजिंग कब मिलती है? जब अति करोगे, समझ रहे हो? तो मतलब औकात से ज्यादा बढ़ाओगे तो डिक्रीजिंग भी मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात? और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कब मिलती है? जब बहुत सारे फायदे होते हैं। फायदे को क्या बोलते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों मिलती है बताओ? जब क्या करोगे तुम? अति करती है तो क्या मिलता है? बहुत सारे नुकसान होते हैं। नुकसान को क्या कहते हैं? अच्छा, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट रिटर्न्स क्यों होती है? सर बराबर क्यों मिल रहा है, ज्यादा क्यों नहीं मिल रहा? सर क्योंकि क्या होता है, लंबे टाइम तक आप काम करते हो तो जितने फायदे होते हैं उतने ही तो इकोनॉमीज किससे सेट ऑफ हो जाती है? इकोनॉमीज इक्वल्स टू, ये बात ध्यान रखना। और एक और चीज लास्ट आज के लिए, ये क्या चीज है सर? ये पहले बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर घट रहा है, ये चीज क्या है? कौन सा आउटपुट? आउटपुट तो 3 तरीके का होता है। एच गोसैन हो गए तुम, तुम्हें बताना पड़ेगा कौन सा आउटपुट। ये कौन सा आउटपुट है? एमपी। अब ये क्यों न्यूमेरिकल में काम आएगा पता है? जब बड़ी टेबल आती है ना, बड़ी टेबल मतलब बहुत सारी वैल्यूज है, तब आप कैसे निकालोगे? तब वो परसेंट वर्सेंट नहीं निकालते। आप क्या करना, टीपी दे रखा हो, मतलब आउटपुट दे रखा होगा। एक और बात बता रहा हूं, अगर सिर्फ आउटपुट लिखा है, सिर्फ आउटपुट अगर न्यूमेरिकल में लिखा है, तो सिर्फ आउटपुट अगर न्यूमेरिकल में है, उसे क्या मानते हैं भाई? वो तो भूल गया लिखना कि ये कौन सा आउटपुट है, तो क्या मानेंगे इसको? अज्यूम करेंगे टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। अगर सिर्फ आउटपुट शब्द लिखा है, क्या मानोगे उसको? टीपी। और टीपी से क्या निकालोगे? टीपी से, बेटा न्यूमेरिकल के ट्रिक बता रहा हूं, फिर बोल रहा हूं न्यूमेरिकल नहीं होगा नहीं तो। टीपी से क्या निकालेंगे? एमपी निकालेंगे। और अगर ये पहली बात, ये दूसरी बात, बड़ी न्यूमेरिकल्स की बोल रहा हूं। और तीसरी बात क्या है? अगर एमपी बढ़ता हुआ है,
तो वो कौन सी रिटर्न्स हो जाएगी? इंक्रीजिंग बोल देना। अगर एमपी बढ़े 10 20 30, क्या बोलोगे? आईआरएस। अगर कांस्टेंट आए 10 10 10, अगर एमपी कांस्टेंट हो तो क्या बोलोगे? और अगर गिरने लग जाए 40 30 20 10, तो ये ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल्स। समझ में आ गई मेरी बात? ये ट्रिक है बस, तो ये याद रखिएगा सब लोग। इसी के साथ आपका लॉन्ग रन खत्म। एक और बात लास्ट आज के लिए, कल सैटरडे ना, कल एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं जो आपको तभी समझ में आएगा। आईसी और बजट लाइन रिवाइज मार के आना। अभी पढ़ा है ना आईसी बजट लाइन, वो टॉपिक ही है, सिर्फ नाम बदलूंगा मैं कल, ठीक है? तो याद रखना वो रिवाइज मार के आना, ठीक है? वैसे भी करना ही है टेस्ट के लिए। टेस्ट आपका होगा मंडे को, मैं ही लूंगा पर्सनली। बाकी वो जो होते हैं वो देखो, मैंने कहा वो संडे का अलग चलता है, दैट इज माय पर्सनल थिंग, वो मंडे को है, ठीक है? वही जहां तक प्रोडक्शन से पहले पहले तक व्हाट्सएप कर दो, कल क्यों नहीं आए थे?